नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ दक्षिण से एक जोरदार तूफान के आने के संकेत आज मिले। सियासत में आने वाले इस बड़े तूफान को इस वक्त भले ही बीजेपी हल्का समझकर नजरअंदाज कर रही है, लेकिन आज चेन्नई में जो नजारा देखने को मिला उससे समझ आ रहा है कि तीसरा कार्यकाल पूरा करने में मोदी के पसीने छूट सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के कारण केंद्र में सरकार अभी संभली हुई है, लेकिन अगर कहीं टीडीपी ने अपना हाथ खींच लिया तो फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, मोदी सरकार के अस्थिर होने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज चेन्नई में एमके स्टालिन की अध्यक्षता में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर हुई बैठक में विपक्ष ने नए सिरे से अपनी ताकत दिखाई। संयुक्त कार्रवाई समिति की आज की पहली बैठक में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के राजनीतिक दलों ने शिरकत ली। वहीं झारखंड से हेमंत सोरेन ने भी अपना समर्थन इस बैठक को दिया। इस बैठक में फेयर डिलिमिटेशन और टैगलाइन, इसी की टैगलाइन को देते हुए स्टालिन ने कहा है कि विपक्ष परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक अनुचित फॉर्मूले के खिलाफ है जो उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। स्टालिन ने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आश्वासन पर संदेह जताया जाता है कि आगामी परिसीमन या डिलिमिटेशन के कारण दक्षिण भारतीय राज्य संसदीय सीटें नहीं खोएंगे। उन्होंने इस टिप्पणी को अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर बताया और स्टालिन ने चेतावनी भी दी कि राज्यों को मणिपुर जैसा हश्र होने से बचाने के लिए प्रतिनिधित्व की लड़ाई महत्वपूर्ण है। स्टालिन ने यह भी कहा है कि अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत जरूरी है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस बैठक में गैर बीजेपी दल को इकट्ठा होना था और वो सारे दल इकट्ठा हुए ही, लेकिन इसमें बहुत सारे दल इंडिया गठबंधन के साथ पहले से ही थे और जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे वो भी आज इकट्ठा हुए। लेकिन आज जिस तरह मतभेदों को भुलाकर जगनमोहन रेड्डी, केटीआर, नवीन पटनायक या पिनराई विजयन जैसे नेता भी एमके स्टालिन के कहने पर चेन्नई आए और इस बैठक में हिस्सा लिया, उससे पता चलता है कि अब बीजेपी देश में पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। इस समिति की अगली बैठक अब हैदराबाद में होगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ बताया है इस मसले पे, आइए जरा सुन लीजिए। रेवंत रेड्डी को कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, और सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना में इससे पहले जिनकी सरकार थी यानी बीआरएस की सरकार, उनके नुमाइंदे भी उनका प्रतिनिधित्व करते हुए केसीआर के बेटे यानी के चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर वहां मौजूद थे। सुनिए जरा रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं इस मसले पे। Mr. M.K. Stalin is one of the good movement for South Indians. So definitely we will take up this issue up to Delhi level. You are also requested to have the second meeting back in Hyderabad, sir. Yes, our yes, CM has also agreed to it. What yes. We are going to organize a closed door meeting as well public meeting. So this is the public issue. We wanted to create an awareness in the public. Sir, Hyderabad में सब एक प्रोग्राम तो सुन रहे थे आप यहां रेवंत रेड्डी को, और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि विपक्ष की एकता से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब इन दलों की एकता के बाद चंद्रबाबू नायडू भी दबाव में आएंगे तब मोदी क्या करेंगे ये देखना होगा। वैसे मोदी के लिए मणिपुर भी अब तक घेरेबंदी का सबब बना हुआ है। स्टालिन कह रहे हैं कि मणिपुर जैसा हश्र अपना नहीं होने देंगे, यानी तमिलनाडु का हश्र मणिपुर जैसा नहीं होने देंगे। उधर आज सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर पहुंचा, तो अब सवाल मोदी से हो रहा है कि वो कब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधिमंडल, 6 जजों का प्रतिनिधिमंडल भी मणिपुर पहुंच गया है। जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व में जो दल गया है उस दल से मणिपुर में न्याय की आवाज को और बल मिला है। इधर बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी जो है वो तेज हो रही है, और उधर बीजेपी अब भी राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रही है। राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग और मेरिट के सवाल उठाने से बीजेपी काफी विचलित दिख रही है। आज रविशंकर प्रसाद ने, जी हां, रविशंकर प्रसाद को अच्छी तरह से आप जानते हैं, रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी बताएं कि वे किस मेरिट के तहत नेता प्रतिपक्ष बने हैं। इस तरह के बयानों से दोस्तों बीजेपी की खींच और बहुत ज्यादा कहें तो बढ़ जाती, काफी हद तक बढ़ जाती है, खींच बढ़ती हुई दिखाई देती है, और साफ साफ नजर आता है कि वो उसके अंदर अब हार नजर आ रही है।
वैसे आज बिहार दिवस पर जैसे बीजेपी स्कोर बढ़ाने में लगी है, उसमें दिख रहा है कि जाति के सवाल पर बिहार चुनाव में बीजेपी घिर सकती है। इधर बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी बीजेपी फंसी हुई है। आज बेंगलुरु में आरएसएस से भी इस बारे में सवाल हुए, जिस पर आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने कहा है कि हम इस बारे में यानी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा इस पर भी चिंतन मंथन करेंगे। जरा सुन लीजिए अरुण कुमार क्या कह रहे हैं, संयुक्त सचिव आरएसएस के, सुनिए जरा। संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं। हर संगठन जो है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हर संगठन की अपनी एक निर्णय प्रक्रिया है। हर संगठन के अंदर उनके यहाँ सदस्यता होती है, उनके यहाँ निर्वाचन होते हैं, नीचे की इकाई पर होते हैं, मंडल जिला होते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया चलती है। और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक होती नहीं है। और बाकी मीडिया में क्या चलता है, तो मीडिया को 24/7 एक्टिव रहना है, तो उनको कुछ न्यूज चाहिए। और न्यूज क्या है वो आपको भी मालूम है सारे उसमें से। मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया को आखिर संघ कहे ऐसी बात या बीजेपी ऐसी बात कहे, मीडिया जिस मीडिया को उन्होंने गोदी मीडिया बना दिया तो फिर कहना ही क्या। खैर, आरएसएस बीजेपी का बचाव नहीं कर पा रहा है और न ही उससे जुड़े हुए फैसले खुलकर वो ले पा रहा है, यानी अंदर खाने कोई गड़बड़ हो चुकी है ऐसा लग रहा है। वहीं आज दक्षिण भारत से जो मोदी के खिलाफ आवाज उठी है उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। क्या मोदी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या मोदी को उखाड़ फेंकने का ऐलान आज जो हुआ है उधर दक्षिण से, उसकी गूंज उत्तर तक सुनाई देगी? नायडू और नीतीश क्या साथ देंगे नरेंद्र मोदी का आने वाले वक्त में? दक्षिण में जो हो गई है बड़ी बैठक, उससे लेकर उधर मणिपुर तक और आरएसएस की बैठक तक, तमाम बातें, तमाम सवाल, उन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस चर्चा में। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और माफी चाहूंगा भारत शर्मा जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जरा समझना चाहता हूं कि दक्षिण भारत और उसमें भी आज की बैठक में 4 महत्वपूर्ण नाम सामने आए। एक नवीन पटनायक, दूसरे केसीआर के बेटे, तीसरे जगन मोहन रेड्डी और चौथा पिनरई विजयन। ये 4 महत्वपूर्ण नाम, ये चारों इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं हैं और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का साथ, समर्थन वहां फिजिकली मौजूद रहकर या मौखिक रूप से चिट्ठी के जरिए या मैसेज के जरिए, जैसे भी है, वो साथ एमके स्टालिन को परिसीमन और त्रिभाषा पॉलिसी जो है उस पर वह मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, यहां से क्या तस्वीर, सियासी तस्वीर देश की बदलती हुई नजर आती है? राजीव जी, निश्चित तौर पर दक्षिण एक तरह से करवट ले रहा है। भारत की राजनीति में जितना महत्व इस वक्त दक्षिण भारत के इन राज्यों का है जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने पैर नहीं जमा पाई है, उतना इस वक्त विंध्याचल के इस पार के किसी भी राज्य का नहीं। और दक्षिण की ये राजनीति आने वाले दिनों में मोदी शाह के लिए, बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वहां उनके पास एक पाया है जिसके भरोसे सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अकेले उनसे काम नहीं चलेगा। और वे भी बहुत दिनों तक, अगर ये परिसीमन इसी तरह होने की कोशिश की गई जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है कि पलड़ा पूरी तरह उत्तर भारत के, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ज्यादा वजनदार बना दिया जाए, तो इसे बर्दाश्त करने में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी बहुत आसानी नहीं होगी। उन्हें भी अपने राज्य के लोगों, अपने मतदाताओं को मुंह दिखाना है। हम सब जानते हैं, पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि दक्षिण के राज्यों का सुशिक्षित होना, उनका जनसंख्या पर नियंत्रण रखना उनका गुनाह नहीं था। दक्षिण भारत के राज्यों ने कोई गलती नहीं की कि वे पढ़ लिख कर उत्तर भारत से ज्यादा न केवल आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर गए, बल्कि सामाजिक दायित्वों के प्रति भी उनकी जो जागरूकता है वो उत्तर भारत से ज्यादा है। तो ये कोई अपराध नहीं था उनका कि इसकी सजा उन्हें इस रूप में दी जाए
कि भविष्य की संसद में उनकी नुमाइंदगी इतनी कम हो जाए और उत्तर भारत की नुमाइंदगी इतनी ज्यादा हो कि उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती बनकर रह जाए। भले गृह मंत्री ने कोई आश्वासन दिया हो कि ऐसा नहीं होगा, संतुलन कायम रखा जाएगा, पर इरादे उनके नेक नहीं है मोदी सरकार के। इस बात को सब लोग समझ रहे हैं जी। इसी के चलते आज का ये जो जमघट है वो दिल्ली के लिए भी एक संदेश है कि हम सब इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यद्यपि इसमें कुछ नाम तो ऐसे ही हैं जो खुद बीजेपी के साथ कल तक थे। नवीन पटनायक पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार में हर मौके पर संसद के भीतर हर बिल के समय, हर कार्रवाई के समय बीजेपी के साथ खड़े दिखते थे और इसका खामियाजा उन्होंने भुगत लिया। आज की तारीख में उनकी खुद की पार्टी की क्या दशा और दिशा है उड़ीसा में, वे खुद जान रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी भी आज की तारीख में हाशिए पर है। ये सब जानते हैं कि बीजेपी का साथ पाकर इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि इनकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई है। तो शायद एक बार फिर एक साथ होकर खुद को दोबारा स्थापित करने की कवायद भी है राजीव जी। त्रिभाषा फार्मूले का आपने उल्लेख किया, बहुत संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए। 90 साल मानिए, देश की आजादी से पहले जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास राज्य था, वहां प्रधानमंत्री थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उन्होंने 1937 में हिंदी को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब जस्टिस पार्टी, पेरियार और बाकी लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। लगातार आंदोलन चले और अंत में 1940 में इसे खत्म करना पड़ा, हिंदी की अनिवार्यता को। तो हम सबको भी समझना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में जबरन कोई भाषा नहीं थोपी जा सकती। अगर आप हिंदी को लागू करने के लिए उन्हें मजबूर करेंगे और इसके लिए केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान का 782 करोड़ रुपए रोक कर रख ले, तो ये भी देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसके चलते तो नाइंसाफी है। किसी राज्य का गला आप इसलिए नहीं घोंट सकते कि आपकी किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई एक प्रावधान है उसे राज्य लागू नहीं कर रहा, और लागू करने को तैयार है राज्य, लेकिन जबरन नहीं। उसमें वैकल्पिक विषय हैं, उन्हें लिया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परिसीमन और त्रिभाषा फॉर्मूला, इन दोनों मुद्दों पर केंद्र को, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोच समझकर बात करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि दक्षिण भारत खुद को छिटका हुआ, अलग थलग महसूस करे। खास तौर से तमिलनाडु जैसे राज्यों में बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। तमिलनाडु के बहुत पास में श्रीलंका है। देश ने देखा है किस तरह से तमिलीलम का आंदोलन वहां चला था, उसका प्रभाव आज तक वहां देखा जाता है। देश ने उसकी एक बहुत बड़ी सजा भुगती है, एक प्रधानमंत्री की शहादत हुई है उस आंदोलन के चलते। तो ऐसा कोई काम न करे सरकार कि कोई अलगाव की भावना किसी राज्य के भीतर पनपना शुरू हो। इसलिए आज की ये जो एकजुटता है, ये दिल्ली के लिए और मोदी के लिए पैगाम भी है कि आपकी कोई मनमर्जी, मनमानी यहां नहीं चलेगी। परिसीमन के समय भी दक्षिण के राज्यों की मर्यादा का, उनके हैसियत का, उनके हकों का ध्यान रखना पड़ेगा। यही हमारे संविधान की मूल अवधारणा है। हर राज्य की बराबर की हैसियत है। कोई छोटा बड़ा भूगोल या जनसंख्या के आधार पर हो भी, तब भी केंद्र सरकार किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। जी राजीव जी, बिल्कुल 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 महत्वपूर्ण है यहाँ पर केंद्र और उसमें भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा दक्षिण भारत से जो आवाज उठ रही है और जो एकजुटता है, क्या ये तस्वीर उत्तर भारत को हिलाकर रख देगी? क्या उत्तर भारत से मतलब उत्तर में बैठे हुए, यहाँ दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार को हिलाकर रख देगी? ये समझना जरूरी है। और उसमें भी 4 नहीं बल्कि एक नाम और भी है, AIMIM, वो उनका प्रतिनिधिमंडल भी आज वहां था। प्रतिनिधिमंडल नहीं, उनका प्रतिनिधि था। तो यानी 5, नवीन पटनायक, KCR के बेटे जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बाद पिनरई विजयन और AIMIM।
ये 5 महत्वपूर्ण, ये पांचों में से कोई भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पांचों एमके स्टालिन के मंच पे पहुंचकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत शर्मा जी क्या कहेंगे इस पे? मुझे लगता है इसमें एक गलती है। विजयन तो इंडिया अलाई का हिस्सा है, वो सीपीएम के नेता है, सीपीएम के तो इसलिए मुझे लगता है ये एक तो दुरुस्त किया जाए कि विजयन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है भारत जी। अब आ रही है? हेलो, थोड़ा आगे आ जाइए जी। मैंने कहा अब आ रही है? हाँ आ रही है जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि विजयन जो है वो इंडिया अलाई का हिस्सा है, क्योंकि वो सीपीएम के नेता है। तो ये मैं एक संशोधन कर रहा था। दूसरी चीज देखिए, इस सरकार का जो पूरा जो चरित्र है, इसको ये एक चीज तो ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी ये इसलिए करेगी क्योंकि उसका अपना कोई जमीन है नहीं दक्षिण भारत में। ये इसलिए वो ये चाहती है अखंड भारत के, मतलब भारत के ऊपर अखंड राज करने के लिए जो उसकी मंशा है, तो वो हिंदी भाषी पट्टी में अपना विस्तार, सीटों का विस्तार करना चाहेगी। तो ये बात विपक्ष या दक्षिण भारत के लोग समझ रहे हैं। और दक्षिण भारत में जिस तरीके का भाषाई पेनिट्रेशन है, वो निश्चित तौर पर अगर ये ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का तो जो रुख है वो है ही, लेकिन जनता के अंदर बहुत भयानक इसका मैसेज जाएगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो दक्षिण भारत में जो विस्तार करने की कोशिश कर रही है, वो चाहे कर्नाटक में उसने किया हो या चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पकड़ के वो आंध्र प्रदेश में घुस पाए हैं, या हैदराबाद के कुछ हिस्सों में कर पा रहे हैं तेलंगाना में, तो वो मुझे लगता है कि ये जो इनका पूरा बेस है ये खत्म हो जाएगा आने वाले कुछ समय। दूसरी जो है राजनीतिक अनोखी, वो ये है। भारत जी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। मैं इधर से कहूंगा कि आपकी आवाज क्लियर आए, दोबारा आता हूं आपके पास। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास जरा आता हूं। प्रोफेसर साहब, क्या लगता है आपको, यहां ये 5 दूसरे दलों का प्रतिनिधि अगर वहां पहुंचता है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, स्पेशली नवीन पटनायक ने मैसेज, ऑनलाइन मैसेज दिया, अब बाकी लोगों ने अपना प्रतिनिधि भेजा वहां पे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कुनबा बढ़ रहा है, और अगर ये कुनबा बढ़ता है तो परेशानी नीतीश और नायडू के ऊपर भी बढ़ेगी, खासकर नायडू के ऊपर, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, क्योंकि दक्षिण का राज्य है और दक्षिण एकजुट है। ये साफ आज की तस्वीर तो साफ कहती है, और दक्षिण का साथ देते हुए इधर उत्तर दिखाई देता है। बिल्कुल राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, तब से उसने दक्षिण के साथ वो व्यवहार नहीं किया जो होना चाहिए। और उसका एक सबूत के तौर पर एक फैक्ट मैं आपके सामने रख दूं। भारत विविधताओं वाला देश है, वो ज्योग्राफिकल से लेकर के और कल्चरल तक, भाषाई मसले से लेकर के और वैचारिक तक। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच जो समन्वय शुरू से ही आजादी के बाद बना के रखने की कोशिश की गई, उसमें आप देखिए पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन चारों कॉर्नर्स का जो प्रतिनिधित्व होता था, एक परंपरा बनी थी। वो कोई संवैधानिक नहीं था, लेकिन एक परंपरा थी कि अगर प्रधानमंत्री उत्तर से है, अधिकांशतः उत्तर से प्रधानमंत्री रहे, तो राष्ट्रपति दक्षिण से हो, लोकसभा का स्पीकर पूर्व से हो, और राज्यसभा का सभापति पश्चिम से हो। ये एक परिपाटी रही। इसी तरह से अदला बदली बराबर चलती रही, हमेशा से चलती रही। लेकिन पिछले 11 साल में आप देखिए इस परिपाटी को बदल दिया गया, और मैंने कहा कि इसके लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी जी, लेकिन यह था कि किसी भी क्षेत्र को यह ना लगे कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। आप पूरी फेहरिस्त उठा करके देख लीजिए, नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह जी के समय तक आपको वही मिलेगा। इवन अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर भी उसी परंपरा का निर्वहन हुआ। इसके बाद मोदी जी आते हैं और मोदी जी ने सारा कुछ, अब
जो हिंदी पट्टी है, उत्तर भारत है, उसे कुछ लोग गोबर पट्टी भी कहते हैं। वो पूरा गाय गोबर में ही, अब वो कुंभ के स्नान में ही अब कितने करोड़ आए थे, क्या थे, वो सब यहीं तर गए, सबको स्वर्ग मिल गया और उसके बाद कोई जरूरत है ही नहीं। अब आश्चर्यजनक ये है कि जिस दक्षिण भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल में सफलता हासिल की, जिसका आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट देखिए, जो टैक्स इतना देता है, मतलब उत्तर भारत की अपेक्षाकृत ज्यादा वो देता है, और लगातार भारत की जो, अगर मैं उसी जुमले का इस्तेमाल करूं विश्व गुरु, तो चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे बड़े कंपनियों के सीएमडी वगैरह हों, वो अधिकांश आपको दक्षिण भारत से मिलते हैं, और खास करके ईमानदार। यहां पॉलिटिशियन बहुत मिलेगा, आईएएस बहुत मिलेगा, और कैसा मिलता है ये सबको मालूम है। मैं मोटे तौर पर बात कह रहा हूं। तो दक्षिण भारत ने एक अपनी पहचान बनाई और उसने देश के जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट किया। क्या उसे इस बात की सजा मिलेगी कि वो आपकी मानसिक गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? वो गाय गोबर गोमूत्र पर आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप दक्षिण भारत के साथ ये सौतेला व्यवहार करें। और तब जब आप सेंसस कराने के लिए तैयार नहीं, भाई सेंसस अगर हो जाता, वो राहुल गांधी ने केवल एक वाक्य बोल बोल करके इनका पसीना छुड़ाया हुआ है कि सेंसस होगा तो जाति जनगणना होगी, बगैर कास्ट सेंसस के सेंसस नहीं चलेगा। तो हालत तो यहां खराब है। अब करना आपको 2021 के जनगणना के आधार पर है। अब ये हाय तौबा क्यों है, इतना परेशानी में क्यों है मोदी जी, ये बात नहीं समझ में आ रही। एक बैसाखी उनको वैसे ही दक्षिण से मिली है, एक उत्तर से मिली है। मामला ये है कि उत्तर भारत धीरे धीरे समझ रहा है, दक्षिण पहले से समझा हुआ था। तो अब वो ताकत हासिल कर ली जाए, और अंकगणित इनको इतना ही आता है जिससे सत्ता केवल चलती रहे, बाकी और अंकगणित की जरूरत नहीं है। तो वहां की पावर जो है, पावर स्ट्रक्चर में उनकी भागीदारी कम करके और अंकगणित अपने पक्ष में करके सत्ता में बने रहना। अमित शाह ने कहा था ना कि 50 साल हम रहेंगे, और हम लोगों के देखते देखते हम लोग लगातार यही बहस कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से। 2019 के बाद मोदी जी का जो ग्राफ नीचे गया है, वो चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं, हम लोग बराबर उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कभी चुनाव आयोग खेल करता है, कभी वोटर लिस्ट में जोड़ बाकी होता है, कहीं लाठियां भांजी जाती हैं, कहीं लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, और कतारें वहीं लगती। अचानक आप देखिएगा, पिछले तमाम चुनावों को याद कर लीजिए, ईवीएम कहां खराब होती है, जहां पे विपक्ष का वोट होता है। कहीं आपने सुना कि जहां पे पॉश इलाका है और वहां बीजेपी का वोटर है, वहां पर साहब ईवीएम खराब होगी? हमने तो आज तक नहीं देखा। पाठक जी ने देखी हो तो बताएं, वो मध्य प्रदेश में है, हमें तो आज तक नहीं दिखी। ईवीएम कहां खराब होगी? जहां माइनॉरिटी वोटर होगा, जहां दलित वोटर होगा। उत्तर प्रदेश में जहां यादव बेल्ट होगी, यहां ईवीएम खराब होगी, और फिर योगी जी का वो लाठी चलती है। ऐसे चुनाव जीते गए, ऐसे चुनाव जीते जा रहे हैं। और अब जो चुनौती बढ़ती जा रही है, आप लगातार रस्तर दे रहे हैं। अभी कुंभ में दिया गया, फिर और अब चूंकि वो जो सांप्रदायिकता है, वो कहां तक आप लेकर के जाएंगे? जब लोग रोटी से भी महरूम होने लगेंगे, रोजगार तो है ही नहीं, जिनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जिनका ख्वाब है कि चलो आईएएस बाईएएस बनेगा, तो लेटरल एंट्री आपने शुरू कर दी। यहां साइंटिस्ट तो खैर छोड़ दीजिए, सुनीता विलियम्स पर ही मेहरबान है पूरा देश। और क्या मोदी जी के साथ क्या रिश्ते रहे हैं, हरिन पांड्या वाला खुल करके आ गया सामने। तो बेचारे भक्तों को वो भी
नहीं मिला मौका के खुल करके जश्न भी मनाया जाता। तो जो बेटी अमेरिका में पैदा हुई, ठीक है वो भारतवंशी है, यहां से आप जश्न मना रहे हैं क्योंकि आपके पास नहीं है। आप 11 साल में वो कर ही नहीं रहे, आप तो कुछ और पैदा कर रहे हैं। आप कब्र खोद करके औरंगजेब को खड़ा कर रहे हैं। ये साहब आपका इन्वेंशन है। लंबे समय तक बाबर की कब्र खोदी गई, अब औरंगजेब की खोदेंगे। क्या क्या खोदेंगे मेरी समझ में नहीं आता है। और खोद करके कहां जाएंगे? बात स्वर्ग की हो रही, इधर पाताल जाएंगे लग रहा है। देश को उधर ही ले जा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में दक्षिण की जो चुनौती है, उस चुनौती को कैसे कम किया जाए। और ये बात पाठक जी ने बिल्कुल सही कही कि मुश्किल में आ जाएगा ये पूरा देश। जिस विभाजन की तरफ आप लेकर के जा रहे हैं, और बड़ा सेंसिटिव मामला है, भाषाई भी है और राजनीतिक भी है। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरफ हम लोग इशारा करते रहते हैं कि ये देश मुश्किल में पड़ जाए, लोग मुश्किल में पड़ जाए तो चलता है, वो उबर जाते हैं, लेकिन देश मुश्किल में पड़ जाए जब चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। और चाइना का आ जाए, लद्दाख में क्या हो रहा है, मोदी जी इधर चीन के बारे में क्या बोल रहे हैं, लाल लाल आंखें तो गायब हो गई हैं जी। वो लग रहा कि कौन सी आंखें दिखा रहे हैं, गुलाबी पत्तों वाली, वो बहुत कोमल आंखें। तो ऐसे में बड़ा कठिन है इस देश के लिए, और एक सत्ता को, उस राजनीति को सही समय पर सही डिसीजन लेना। क्या मोदी जी बात नहीं कर सकते इन 8 राज्यों के लोगों से कि नहीं साहब, आश्वासन नहीं दे सकते कि नहीं होगा? ये 2 मिनट का काम है। आप क्यों वो काम कर रहे हैं ना कि जिससे दक्षिण अनरेस्ट पैदा हो दक्षिण में? इसकी जरूरत क्या है? मतलब आप पहले मणिपुर बनाएंगे फिर आप जाएंगे नहीं। ये शौक पैदा हो गया है इस सत्ता को। ये बड़े गंभीर सवाल है राजीव जी। हम लोगों की उम्मीद यही है कि सत्ता इस पर गौर करेगी, लेकिन सत्ता जब वो महाभारत का प्रसंग याद आ जाता है, आंखों पर पट्टी बांध करके हो, जो डूबता है वो डूब जाए, हमसे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे में देश का बड़ा नुकसान होगा राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देश का बहुत नुकसान हो सकता है। एक बार फिर आना चाहता हूं भारत जी आपके पास। भारत जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर जी। जरा अपनी बात आप पूरी कीजिए। उस समय एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। कोशिश है मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि ये मामला केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये मामला अभी महाराष्ट्र में भी बढ़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी भाषाई आधार पर बहुत भयानक पेनिट्रेशन है। ये हो सकता है कि गुजरात में भी इसका आपको असर दिखाई दे, क्योंकि अगर आप जनसंख्या या जो डेवलपमेंट के आधार पर इन स्टेट्स को अगर आप कट ऑफ करेंगे या इनका पॉलिटिकल आवाज आप प्रतिनिधित्व कम करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसकी आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और गुजरात तक भी पहुंचेगी, और नॉर्थ ईस्ट में भी फिर इसका पेनिट्रेशन दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बात केवल इतनी भर नहीं है जितनी अभी दिखाई दे रही है। अगर ये पेनिट्रेशन जनता के बीच में अगर ये पहुंचना शुरू होगा, तो हमको एक नए किस्म की परेशानियों से जूझने लगेंगे। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि मोदी जी आश्वासन दें। असल में दिक्कत यह है कि मोदी जी के आश्वासन पर भी किसी को भरोसा नहीं है। हम लोगों ने देखा कि इन्होंने किसानों को आश्वासन दिया था और पूरे देश से इन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन आज तक जो किसानों को आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं हुआ है। तो कोई भी राजनीतिक दल इस समय मोदी जी के किसी आश्वासन के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। दूसरी चीज, जो इनका जो काम करने का तरीका, आप देखिए, जब आप धारा 370 हटाते तो क्या आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से आपने बात करने की कोशिश की या उनको आपने समझाने की कोशिश की और उनसे बातचीत करने की राजनीतिक दलों से कोशिश की? आपने क्या किया, वहां जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके लीडर्स को आपने बंधक बना दिया। आपने जो पूर्ण राज्य देने की जो बात की थी, आज भी आप देखिए लद्दाख के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सोनम वांगचुक वहां से लेकर और दिल्ली तक चले आए, आपने उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप जो कमिटमेंट किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें, आप जब कृषि कानून लाए आपने किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की, किसी किसान नेता से बात नहीं की। आप जब श्रम कानून लेकर आते हैं आप किसी मजदूर संगठन से आप बात नहीं करते। जब पत्रकार
कानून जो हम लोगों के लिए जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था, जब आप उसको खत्म करते वो हैं, छोड़िए ना, तो आप वो छोड़िए। नोटबंदी की आपने नहीं पूछा, जीएसटी लेके निश्चित आया तौर पर। व्यापारियों से नहीं पूछे, आपने लॉकडाउन लगाया उसमें भी आपने कोई राय नहीं ली, आपने निश्चित तौर पर। कहा थाली बजाओ ताली बजाओ और क्या क्या करो, इसके लिए भी आपने किसी से नहीं पूछा। आपने कब पूछा? किसानों के 3 कानून लाकर लाद दिए, उसके बाद कहे कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। तो इसलिए वक्फ बिल की बात भी लगातार हो रही है कि उसमें भी आप किसी से नहीं पूछ रहे हैं। जेपीसी को लेकर कितनी सारी बातें हो गई और खासकर वक्फ बिल पे और उसमें विपक्ष की जो बातें हैं उसको कैसे दरकिनार किया गया, ये सारी बातें हैं भारत जी। निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से श्रेय लेने की आदत है, आप बताइए, अभी इतना लंबा चौड़ा इन्होंने संसद के अंदर भाषण दिया महाकुंभ को लेकर, एक बार इन्होंने योगी का नाम नहीं लिया। ये अपने ही नेताओं को डिसोन करते हैं, उन्हीं को क्रेडिट देने की कोशिश नहीं करते। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इस समय आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मोदी जी की बात के ऊपर, या इवन दो पब्लिक भी इनकी बातों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा भरोसा करती नहीं है। वो ठीक है, आप प्रधानमंत्री बने हैं, किस तरीके से बने हैं वो अलग चीज है, और अगर ये पेनिट्रेशन पब्लिक के बीच में जाएगा तो मुझे लगता है कि देश के लिए काफी सारी समस्याएं बहुत सारी हम आने वाले समय में देखने वाले हैं। क्योंकि अभी तो हम केवल कुछ सेक्शंस के ही आंदोलन देख रहे हैं, हम मजदूरों के आंदोलन देख रहे हैं या हम किसानों के आंदोलन देख रहे हैं। जब ये आंदोलन भाषाई आधार पर होगा तब फिर इसका क्या स्वरूप होगा, मुझे लगता है कि इसकी अभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि देश ने पहले ये सब देखा हुआ है। भाषाई आंदोलन पे दक्षिण भारत में बहुत भयानक आंदोलन भी हुआ है, और तमिलनाडु में तो इतना जबरदस्त लोगों के अंदर भाषाई आग्रह है। हम अगर दूसरे हैदराबाद, मतलब आंध्र की या तेलंगाना की या केरला की बात करें, वहां के लोग थोड़ा सा सॉफ्ट है। इवन महाराष्ट्र में भी जो पूरा आंदोलन चलता है वो मराठा और गैर मराठाओं की और मराठा भाषी जो है उनकी और इनके बीच में होता है। तो कुल मिला के जो है वो, अगर ये जिस तरीके का माहौल चल रहा है, मुझे लगता है कि ये गोलबंदी, भाषाई गोलबंदी और तेज होगी आने वाले समय में। दूसरी जो चीज है वो ये है कि परेशानी मोदी जी के लिए बहुत सारी जगह खड़ी होने वाली है, और बीजेपी जो अपना विस्तार जो करना चाहती है वो केवल इस ये जो पूरा उसका प्रयोग है, वो जो हिंदी भाषी पट्टी की पार्टी मानी जाती थी वो वहीं पर फिर समट के रह जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। जल्दी आना चाहता हूं पहले अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, ज़रा एक छोटा कमेंट आपसे भी चाहूँगा। दक्षिण भारत में जिस चीज़ का आज आगाज़ हुआ है, ये क्या इसकी गूंज यहाँ उत्तर भारत में सुनाई देगी? उत्तर भारतीय काफ़ी हैं दक्षिण भारत में, बेंगलुरु, चेन्नई, सब जगह, हैदराबाद, सब जगह तो उत्तर भारत के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण के बीच कहीं कोई मनमुटाव न शुरू हो जाए, इसकी चिंता भी तो है। राजीव जी, बीजेपी उसी तरफ ले जाना भी चाहती है कि उत्तर और दक्षिण के बीच में इस तरीके का मनमुटाव हो, और एक कहा जाए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में वैमनस्य पैदा हो। तो ये तो चूंकि राजीव जी डिवाइडर इन चीफ है, तो ये डिवाइडर इन चीफ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं जो उनको नाम दिया गया, तो उसके रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये करना भी यही चाहते हैं, और इसका नतीजा राजीव जी यही होगा कि अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो दक्षिण भारत में तमाम जो उत्तर के लोग हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा होंगी, और उत्तर भारत में जो दक्षिण के लोग हैं उनके लिए पैदा होंगी। यानी एक सिविल वार की स्थिति जो है ये क्षेत्र के आधार पे ये तैयार करना चाहते हैं। और ये गृह युद्ध राजीव जी इन लोगों का बड़ा पुराना सपना रहा है, क्योंकि युद्ध की बातें किया करते हैं कि कभी किसी के खिलाफ युद्ध करना है, कभी किसी के खिलाफ युद्ध करना है। तो ये अब हर तरीके से एक कहा जाए देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना जो है इनकी यही लगता है कि मंशा है, और उस पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है राजीव जी, अगर इस तरह की चीजें होंगी और डिलिमिटेशन इसी आधार पे होगा जिस यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले तो व्यवस्था का प्रश्न यही है कि भाई जब जनगणना नहीं हुई है 2021 की, और 2021 की जनगणना नहीं हुई तो 2026 में आप कैसे परिसीमन कर लेंगे? आधार क्या होगा जनगणना का? पहले तो आज जनगणना हो, और जनगणना आपको करानी नहीं है, इस बजट में भी आपने जनगणना के लिए एक पैसा भी नहीं दिया है। तो ये एक तरीके से कहा राजीव जी डिवाइड करना चाहते हैं उत्तर दक्षिण को, सोचते ही हैं कि इसका लाभ इनको उत्तर में होगा। हालांकि मुझे लगता है राजीव जी इसका लाभ इनको उत्तर में नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान होगा, क्योंकि जब ये विभाजन होगा उत्तर और दक्षिण के बीच में, तो जो दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय हैं उनको संकट ज्यादा होगा, इधर रहने वाले उत्तर भारतीयों को संकट कम होगा, क्योंकि रोजगार के लिए तमाम उत्तर भारतीय जो है दक्षिण में जाते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, और ये उत्तर भारतीयों के लिए एक नया संकट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पैदा कर रहे हैं। जी जी, गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं। जरा आपकी निगाहें भी टिकी होंगी आज दक्षिण भारत में, और खासकर चेन्नई में M.K. स्टालिन की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, अब दूसरी बैठक हैदराबाद में होगी। रेवंत रेड्डी ने
इनवाइट किया है कि अगली बैठक हम वहाँ करें, लेकिन बात क्या सिर्फ दक्षिण भारत और वहाँ की समस्याओं तक ही, डिलिमिटेशन तक ही समझा जाए, माना जाए, या ये बात दूर तक जा चुकी है? मुझे लगता है कि ये काफ़ी अलग मामला है। ये केवल भाषा का और डिलिमिटेशन तक सीमित नहीं है। इसमें एक नरेंद्र मोदी हुकूमत या बीजेपी के खिलाफ पिछले 10 सालों से जो एक तनाव की स्थिति दक्षिण के राज्यों में पैदा होती रही है और भेदभाव की जो नीति केंद्र के द्वारा चलाई जाती रही है दक्षिणी राज्यों को लेकर या विपक्षी राज्यों को लेकर, ये उसका प्रकटीकरण है। इसमें आप देखिए कि अब और दूसरे मामले जुड़ते जाएंगे। इसमें ये कोई, अगर वो कहें फ्रीज कर दें कि हम फ्रीज कर रहे हैं इसको, तब भी ये मामला बंद हो जाएगा। अगर वो कहें कि 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर फ्रीज कर रहे हैं या 25 साल के लिए फ्रीज कर रहे हैं जो सीट्स हैं उसको, तो उससे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या वो ये कहें कि जो त्रिभाषा फार्मूला है उसको हम अभी स्थगित करते हैं, उससे भी स्थगित नहीं होगा। इन्होंने एक मौका दे दिया है दक्षिण भारत के राज्यों को एक होने के लिए, और ये बीजेपी ने अपने पूरे आचरण से ये सिद्ध किया कि वो उत्तर भारत के राज्यों की पार्टी है। और वो उनकी जो भाषाई नीति है या जिस तरह का हिंदूवाद है, अब आप अगर देखिए कि सनातन को लेके बीजेपी ने जो इशू बनाया था, वो सनातन का मुद्दा तो उठा था वहाँ से, तो तमिलनाडु से उठा था, उसको अखिल भारतीय मुद्दा बना लिया बीजेपी ने। वो क्या था? वो भी यही था, जो वहाँ के गवर्नर हैं रवि, उनका जो कॉन्फ्रंटेशन है तमिलनाडु की सरकार के साथ, वो क्या है? वो उनकी खुद की तो कोई मतलब संवैधानिक पोजीशन पर वो हैं, पर उनको पूरा का पूरा सपोर्ट होना चाहिए केंद्र का कि आप जो कर रहे हैं, फाइलें रोक रहे हैं, बिलों को पास नहीं कर रहे हैं। तो एक जो नीति डीएमके के खिलाफ या दक्षिणी राज्यों के खिलाफ बीजेपी की हुकूमत करती रही है, उसकी टोटलिटी में जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो है ये। और ये अब आप इसको मान सकते हैं कि ये इंडिया ब्लॉक है, पर साउथ का इंडिया ब्लॉक है। और चूंकि कुछ दलों को या कुछ पार्टियों को कांग्रेस को लेकर या राहुल गांधी को लेकर एक परेशानी थोड़ी सी रही है, उनकी लीडरशिप को लेकर या कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर, पर अगर जैसे मैं कहूँ कि इंडिया ब्लॉक के क्या कॉन्क्लेव तमिलनाडु में हुआ था एक बार, अगर आप याद करें तो, और वो इनका स्टालिन का शायद जन्मदिन था। उस समय एक बात ये चली थी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक की तरफ से कौन हो सकता है। तो ये फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि स्टालिन क्यों नहीं हो सकते हैं जी, अगर आप याद करें तो। बिल्कुल। अब आप सिग्निफिकेंट ये है कि आज की बैठक में उमर अब्दुल्ला नहीं थे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नुमाइंदा अगर हो तो आप बता दें कि अगर था क्या, जबकि वो इंडिया ब्लॉक में है। तो कुछ लोग जो इंडिया ब्लॉक में नहीं थे, जो केसीआर का बेटा था, वाईएसआरपी का प्रतिनिधि था, या जो आप कह रहे हैं, या नवीन पटनायक ने मैसेज दिया। तो नवीन पटनायक की पीड़ा ये हो सकती है कि जिस तरह से उनको डिसलॉज किया बीजेपी ने, उनका पहले तो उपयोग किया सारे बिलों को पारित करवाने में पार्लियामेंट में, और फिर जिस तरह से उन पर हमला करके उनको डिसलॉज किया, तो वो उनकी नाराजगी अपनी तरफ से। पर मान लीजिए कि अगर ये भगवंत मान है वहाँ जो उस बैठक में, अब वो अगर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, राहुल गांधी के साथ नहीं है, और वो उनको स्टालिन के साथ उनको
उनकी इक्वेशन बन जाती है। ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, इसको आप ऐसे मानिए कि ये केंद्र को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में पेश होने वाला है, और इसमें हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य आगे चल के जुड़ें। हो सकता है कि ममता बनर्जी का सपोर्ट इनको मिले। ममता बनर्जी की जो बुनियादी नाराजगी है वो राहुल गांधी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। तो ये जो पूरा का पूरा, मैं इसको एक तरह से ये भी मानता हूं कि ये इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप का ट्रांसफर के रूप में भी मैं देखता हूं कि एक इनफॉर्मल ट्रांसफर हो गया इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप का साउथ के पास कि भाई अब आप इसको चलाइए, अगर आप इसको चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी बीजेपी को कि ये एक जो नया ब्लॉक इमर्ज होता है और उसमें नॉर्थ के भी लोग जुड़ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी जुड़ जाते हैं, तो बीजेपी के पास कुछ बचेगा नहीं, किसी भी तरह से बचेगा नहीं। तो मैं इसको एक बड़ा, आप आगे चल के देखिएगा ये हैदराबाद में जो बैठक होगी उसमें क्या मुद्दे होते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि जो चंद्रा बाबू हैं वो अभी उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी के साथ वो जुड़े रहें या एनडीए के साथ जुड़े रहें, पर वो लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे ऐसा। जब वो देखेंगे कि उनका कॉन्फ्रंटेशन, उनका व्यवहार तो सदर्न स्टेट से है और लॉयल्टी उनकी अगर दिल्ली से है, तो वो कैसे चलाएंगे कि अगर उनका व्यवहार पूरा रेवंत रेड्डी के साथ होना है या तमिलनाडु से होना है या उड़ीसा से होना है, बॉर्डरिंग स्टेट से होना है। तो ये जो चंद्रा बाबू नायडू हैं, मुझे एक लंबे समय तक एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि उनका जो अभी तक का इतिहास रहा है चंद्रा बाबू का, वो इस तरह का रहा है कि उनकी लॉयल्टीज़ के बारे में कोई वो नहीं है, वो कभी भी बदल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी चुनौती तो है, पर अगर मोदी जी नहीं मानते हैं उस चुनौती को, तो ये कम से कम संघ के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि वो संघ अपने काम को साउथ में कैसे जिंदा रखेगा। मतलब ऐसा तो संभव है नहीं कि बीजेपी कॉन्फ्रंट करे और संघ अपना काम करता रहे। संघ का बड़ा काम कर्नाटक में है और जगह है, तो संघ क्या करेगा। तो मोदी जी के लिए, मोदी जी और संघ के बीच में जो बहस के मुद्दे या विवाद के मुद्दे हैं, उसमें एक ये भी हो सकता है कि मोदी जी ने कॉन्फ्रंटेशन के कई मोर्चे खोल लिए हैं। कांग्रेस के साथ तो ठीक था, पर अब वो सदर्न स्टेट्स के साथ भी खोल रहे हैं। तो ये बहुत एक नया इसमें एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि मोहन भागवत उत्तर के लोगों को तो देश के हिंदुओं को तो कहते हैं कि आप बच्चे ज़्यादा पैदा करो जी, पर उनका कहना दक्षिण के लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब उसको क्या करेंगे आप? दक्षिण के लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं बच्चे पैदा करना, तो हम, ये डिफायंस संघ का भी हो सकता है क्या कि आप अगर पॉपुलेशन को आधार बनाकर एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सप्लॉयटेशन, तो वो साउथ के राज्य अब होने नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो खामियाजा है सिर्फ साउथ को ही नहीं भुगतना है, वो नॉर्थ ईस्ट या छोटे छोटे राज्यों को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि डिलिमिटेशन में आप पाएंगे कि जम्मू की सीटें बढ़ जाएंगी, मान लीजिए, कश्मीर की नहीं बढ़ेंगी। तो क्या फारूक अब्दुल्ला इस चीज़ को या उमर अब्दुल्ला इस चीज़ को मान लेंगे कि वो स्वीकार कर लेंगे? तो ये कई मुद्दे हैं जो इन लोगों ने छेड़ दिए हैं। भाषा का मुद्दा तो खैर अपनी जगह है ही, हिंदी को थोपने का, जो सबसे पहले गांधी जी ने जिन दो लोगों को भेजा था हिंदी के प्रचार के लिए, वो कहाँ भेजा था? वो तमिलनाडु में भेजा था, साउथ में भेजा था। इसलिए ये मतलब बहुत, मैं इसको मानता हूँ कि एक डिस्ट्रैक्शन है बीजेपी जो कर रही है, कि जो दूसरी समस्याएं हैं, जो इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है देश की। आप, हमारे दर्शकों को पता नहीं है या जानकारी होगी कि नहीं होगी, एक बड़ी स्कीम जो थी अरबों डॉलर, अरबों रुपए की, जो मोदी जी ने लॉन्च की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की, वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी जी।
विड्रॉ कर लिए, मतलब वो ध्वस्त हो गई। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा ना उत्पादन बढ़ेगा। अब जनता को कौन समझाएगा? ये रॉयटर्स की बड़ी खबर है और इस पर कोई डिबेट नहीं है जी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की पूरी जो स्कीम थी वो खत्म हो गई है। अब इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ रोजगार का कोई चांस नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई ग्रोथ का चांस नहीं है। ये डिस्ट्रैक्शन है। जैसा मैंने कहा ना कि मूल मुद्दों से ध्यान कैसे हटाएं, और ये बीजेपी की सरकार अब और आगे ज़्यादा करने वाली है। अभी आप देखेंगे कि बिहार चुनाव तक इस चीज़ को वो एक बड़े हाइट पर ले जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार चुनाव और बिहार की जब बात होगी तो नीतीश बाबू की बात होगी। इधर चंद्रबाबू नायडू आखिर करेंगे क्या, इस पर भी आगे थोड़ा और चर्चा हम करेंगे, क्योंकि जब दक्षिण के तमाम राज्य एक साथ आ रहे हैं और उसमें भी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी वो भी आज उस मंच पे थे, तो चंद्रबाबू नायडू जिनकी राजनीति में अल्पसंख्यक भी हैं और उधर नीतीश बाबू की राजनीति में अल्पसंख्यक भी हैं, ये क्या करेंगे? और खासकर दक्षिण भारत की जब बात आएगी तो चंद्रबाबू नायडू का रुख क्या होगा? क्या वो भी हिलते डुलते हुए नजर आएंगे? ये सब कुछ समझेंगे। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। क्या जरा थोड़ी सी चर्चा आरएसएस की जरूर करना चाहूंगा। उनकी भी आज दूसरा दिन है बैठक का, और पहले दिन की बैठक में तमाम बातें उससे सामने आ गई, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ की उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई गई, क्योंकि कुंभ का आयोजन बहुत शानदार किया, लेकिन कुंभ में भगदड़ और कई बार आग लगने की घटना, कई अलग अलग भगदड़ की सूचनाएं जो मिलती रहीं, इन सब का कोई जिक्र नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य 80 सीटें जिसमें से मात्र 33 सीटों पर आज की तारीख में बीजेपी है, इसकी चिंता भी तो हुई होगी ना आरएसएस के अंदर खाने, और चूंकि 240 पे बीजेपी आ गई, इसकी चिंता भी तो हो रही होगी। एक चिंता यह भी हो रही होगी कि अध्यक्ष कौन हो। डॉक्टर साहब, इसको कैसे देखा जाए? जी राजीव जी, आपके सवाल पर आएंगे उससे पहले थोड़ा सा श्रवण जी ने जो गांधी जी और हिंदी का जिक्र किया उसको थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं जी। मुझे लगता है श्रवण जी आज इंदौर में ही होंगे, और श्रवण जी को तो सब मालूम ही है, लेकिन हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए गांधी जी 1918 और 1935 में इंदौर आए थे। दोनों बार उनका आगमन हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के लिए हुआ था, और ये इंदौर ही वो सरजमीन है जहां से गांधी जी ने हिंदी के राजदूत दक्षिण भारत में भेजे थे। 1918 के पहले सम्मेलन में जो इंदौर में हुआ था, तो यहीं से उन्होंने जो 5 राजदूत भेजे हिंदी दूत बनाकर, उनमें उनके खुद के बेटे देवदास गांधी भी थे। तो ये सचमुच में गौरवशाली बात है कि श्रवण जी इंदौर में हैं, इंदौर के हैं। वहां से गांधी जी ने दक्षिण में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राजदूत नियुक्त किए, और इसी सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आह्वान भी हमारे महात्मा गांधी ने किया था। अब हिंदी की क्या दशा है, दक्षिण में किस तरह थोपी जा रही है। आज सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया कि संस्कृत सीखनी चाहिए। उन्होंने कोई ट्वीट किया है कि देश के लोगों को संस्कृत का बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी को पीछे कर देना चाहिए। इस तरह की बातें भी आ रही। अब आते हैं कि इस वक्त जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चल रहा है, मोदी और संघ के सुप्रीमो और संघ के क्या रिश्ते हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर संघ क्या सोचता है, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या उसके सोच विचार में है, इस सब के पीछे 2 महत्वपूर्ण अभी कारण दिखाई देते हैं। जो एक तात्कालिक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। राजीव जी, हम सब जानते हैं कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 9 या 10 महीने विलंब हो चुका है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी चुनाव बीजेपी में किस तरह होते हैं हम सब जानते हैं। अभी आला कमान के 2 लोग मिलकर तय कर लेंगे कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बन जाएगा। तय हो चुका है पिछली बार बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। जेपी नड्डा 2 बार रह चुके हैं, अब तीसरी बार हो नहीं सकते क्योंकि पार्टी का विधान ऐसा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस पर जरूर विचार मंथन चल रहा होगा कि नरेंद्र मोदी के साथ
राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कम से कम एक ऐसा आदमी बिठाया जाए जो उन्हें देवताओं का देवता तो कम से कम न कहे, जैसा कि जेपी नड्डा ने मोदी को देवताओं का देवता बताया था। इसी को लेकर रस्साकसी चल रही है। इसलिए अब तक चुनाव या मनोनयन, चुनाव बार बार निकल जाता है, चुनाव जैसी चीज में कोई आस्था नहीं है बीजेपी और मोदी शाह की। आंतरिक लोकतंत्र में कम से कम पार्टी में तो नहीं है उनकी। तो एक तो इस पर विचार चल रहा होगा। दूसरे, आपने बहुत अच्छी बात रेखांकित की, अभी किसी साथी ने कहा भी, नरेंद्र मोदी ने कुंभ की सफलता का गुणगान किया संसद में, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुंभ का जिक्र कर रहा है, योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार की वाहवाही कर रहा है। ये बिटवीन द लाइंस पढ़ने की बात है कि संघ अब हु इज आफ्टर मोदी पर भी विचार विमर्श शुरू कर चुका है। मोदी जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। उनके अपने बनाए हुए विधान से 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए उन्हें। वे जाएंगे कि नहीं जाएंगे हम नहीं जानते, हो सकता है वे राष्ट्रपति बने या कुछ और उनके दिमाग में चल रहा हो। लेकिन संघ तो इस तैयारी में लगा हुआ कि मोदी के बाद की कोई ऐसा हिंदुत्व वाला चेहरा तलाश कर रखा जाए, और उस तलाश में पहले पायदान पर योगी आदित्यनाथ ठहरते हैं। दूसरे नंबर पर आने के लिए देवेंद्र फडणवीस लगातार लगे हुए हैं, औरंगजेब की कब्र को खुदवाने का आह्वान करके, दंगों की पटकथा लिखकर और तमाम इसी तरह की बयानबाजियों के दिन। तो अब जो लड़ाई है वो मोदी के बाद अमित शाह या अमित शाह को टक्कर देकर कोई और। तो अमित शाह को टक्कर देने के लिए योगी आदित्यनाथ हैं, नितिन गडकरी हैं, उन पर भी संघ की कृपा रही है। अभी थोड़े से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर संघ चाहेगा तो ताकत दे सकता है, कुछ ऑक्सीजन उनको उनमें लगा सकता है। फिर देवेंद्र फडणवीस हैं, राजनाथ सिंह हैं, कई ऐसे नाम हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं। संघ खुद को एक सांस्कृतिक संगठन भले कहता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता 8वीं क्लास का कोई बच्चा भी इस बात को मानता होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन है। वो पूरी तरह से एक राजनीतिक संगठन है। उसकी दिन रात की गतिविधियां अल सुबह लगने वाली शाखाओं से लेकर घरों में होने वाली घरेलू बैठकों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ राजनीति करता है। उसकी चिंता में नरेंद्र मोदी के बाद भी अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को लागू करने वाले आदमी की तलाश। उन्हें जरूरत है कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो संघ के अपने जो एजेंडे हैं, उनकी जो तैयारी है, 100वां वर्ष है संघ की स्थापना का, 25 दिसंबर 2025 को इस साल 100 साल पूरे हो जाए। वे नहीं चाहते होंगे कि इस साल कुछ ऐसा हो जाए कि संघ का अपना जो कामकाज चल रहा है, देश भर में जो विस्तार कर रहा है संघ, लगातार सत्ता में बने रहने, अलग अलग राज्यों में सरकारों को बनवाने में उसकी जो भूमिका है वो बनी रहे, बलवती रहे, और देश का प्रधानमंत्री भी ऐसा हो जो उनका काम तो करता रहे लेकिन थोड़ा अंकुश में भी रहे। यही अतिरिक्त चिंता का विषय है कि नरेंद्र मोदी अब संघ के अंकुश से बाहर हो गए। संघ को वे उस तरह गुनते नहीं हैं, गिनते नहीं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी गिना करते थे संघ को। संघ की बातें मान ली जाती हैं, लेकिन अब मोदी और उनकी कोटरी ने यह बता दिया है कि अब संघ हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भले चुनाव में उन्हें जरूरत पड़ती है, तभी लोकसभा चुनाव से जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। हम जब कमजोर थे तब संघ की जरूरत थी, अब हम आत्मनिर्भर हैं। इन सारी चीजों पर संघ के अंदर विचार विमर्श मंथन चल रहा है, और जब पूरी बैठक संपन्न हो जाएगी उसके बाद सामने आएगा कि अब क्या किया जाए। एक अंतिम बात जोड़ देता हूं, सुनील अंबेकर जो प्रचार प्रमुख है संघ के, उनका जो बयान नागपुर की हिंसा के बाद आया उसे भी रेखांकित करना जरूरी है जी। उन्होंने ये सब क्यों कहा होगा कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है? उन्हें कैसे ये लगा होगा कि नागपुर जैसी जगह में जहां 100 साल में 1923 1927 के छोटे मोटे दंगों के अलावा कभी दंगा नहीं हुआ, अगर वहां दंगा होता है तो बहुसंख्यक हिंदुओं में भी गलत संदेश जा सकता है। इसलिए संघ उन खतरों को भी समझ रहा है कि कहीं अति न हो जाए, कब्र खोदते खोदते कहीं पार्टी की कब्र न खुदने लगे। तो संघ के इस
उनकी इस बैठक में इन सब चीजों पर भी विचार चल रहा होगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। संघ के बैठक का कल आखिरी दिन है बैठक का, लेकिन आज आरएसएस से इधर चेन्नई में जो बैठक हो रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण, और उस बैठक को लेकर ज़्यादा बातें हम लगातार कर रहे हैं, और उसमें भी कि एमके स्टालिन ने आखिर अपने मंच पर उन नेताओं को भी, उन दलों को भी बुला ही लिया जो दल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से थोड़ी दूरी बनाकर रखे हुए थे, जिसमें नवीन पटनायक यानी बीजेडी, बीजू जनता दल, केसीआर की पार्टी, उनके बेटे, खुद केसीआर के बेटे पहुंचे यानी बीआरएस, फिर जगन मोहन रेड्डी खुद पहुंचे, एआईएमआईएम के नेता भी पहुंचे वहां, यानी असदुद्दीन ओवैसी के भी प्रतिनिधि पहुंचे वहां पे, रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, और पिनरई विजयन, हालांकि उनका जो दल है, उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन पिनरई विजयन की जब बात आती है तो वो खुद को किनारे करते हुए नजर आते हैं, और इसलिए भी क्योंकि केरल में दोनों को आमने सामने चुनाव लड़ना है, इंडिया गठबंधन को वहाँ अलग चुनाव लड़ना है, इनको अलग चुनाव लड़ना है। ऐसे में इन तमाम नेताओं को, भगवंत मान भी पहुंचे थे वहाँ, 7 अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, अखिलेश यादव ने पहले ही समर्थन दे दिया था, ममता बनर्जी ने समर्थन दे रखा है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर आज समर्थन अपना ज्ञापित किया। तो ये तमाम नेता वहाँ किसी न किसी रूप में, लेकिन क्या यहाँ दक्षिण और उत्तर की जो लड़ाई कहें इस तरफ बढ़ने वाली बात होगी, या ये सियासी तौर पर नफा नुकसान की बात होगी? और सबसे बड़ी बात कि क्या यहां से नरेंद्र मोदी के लिए दक्षिण भारत एक और नई चुनौती पेश करने जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी ने यह सोच रखा है कि हमको दक्षिण से कोई लेना देना नहीं है, कुछ सीटें अभी तो अगर डिलिमिटेशन होता है उसमें और कम हो जाएंगी, हमारे लिए उत्तर भारत जो है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये है, इन सबको भी थोड़ा समझें और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारत शर्मा जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, थोड़ा आपके आज आवाज़ क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। फिर इसी विषय पे प्रोफेसर रविकांत जी, और फिर क्लोजिंग में आएंगे गर्ग साहब के पास, इस विषय में और भी कुछ बातें वो जोड़ना चाहेंगे तो ज़रूर उनके पास आता हूँ। भारत जी। देखिए, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, आप इसमें अगर ममता बनर्जी की बात करें वो गैर हिंदी भाषी है, मान की बात करें वो गैर हिंदी भाषी है, तो ये जो पूरा जमावड़ा है गैर हिंदी भाषी का है। तो इसमें आगे जो संभावनाएं बन रही है वो ये भी संभव है कि ये पूरा जो झगड़ा है ये हिंदी और गैर हिंदी का झगड़ा शुरू हो जाए इस देश के अंदर। जो झगड़ा अभी तक केवल साउथ के अंदर था, हो सकता है वो झगड़ा आपको आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई दे, पंजाब के अंदर दिखाई दे। हालांकि पंजाब में भी समय समय पर वो विवाद खड़े होते हैं भाषा को लेकर, और महाराष्ट्र का तो मैं पहले कह ही चुका हूं कि महाराष्ट्र में था ही, तो हो सकता है कि आपको कुछ समय बाद महाराष्ट्र के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी आपको इस पूरे गोलबंदी के अंदर दिखाई दे। तो आने वाली जो चीजें हैं वो है, अब इसमें देखिए, अभी जो हमारे साथी कह रहे थे कि ये पूरा जो साजिशन जो करते हैं, देखिए एक संपत सरल की उनका एक व्यंग है जिसमें वो कहते हैं तमाशबीन जो राजा है उसकी समस्या है कि जनता को बहकाने के लिए उसे रोज रोज कुछ ना कुछ तमाशे दिखाने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे तमाशे हैं, और बीजेपी की प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल, उनकी अपनी जो फाइट है संगठन के अंदर, संगठन पे उन दोनों को, मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अपनी पकड़ बना के रखनी है। तो उनके संकट जो उभरते हुई जो नेतृत्व है, जिसकी बात अभी राकेश पाठक जी कर रहे हैं कि योगी जी या फडणवीस की बात हो रही है, तो उनकी लीडरशिप कहीं उभर के सामने नहीं आ जाए। संघ में एक अलग प्रकार का झगड़ा चल रहा है जहां पर बिल्कुल जो पूरे जो सत्ता पर जो गुजराती और वो पूरा जो काबिज हो गया, तो जो मराठा और गुजराती का जो झगड़ा जो आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो है वो एक अलग तरीके का झगड़ा है। तो इनकी जो इंटरनल झगड़े हैं वो झगड़े हैं। फिर आप इकोनॉमी मोर्चे पर आप बात करते हैं, वो एक झगड़ा है। अभी जो टैरिफ का जो पूरा इशू निकल के सामने आने वाला है, जो ट्रंप जिस तरीके से आपको धमका रहा है और कह रहा है कि अप्रैल से हम, अभी उसका कल फिर एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहा है कि हम अप्रैल से ये सब टैरिफ लागू कर देंगे, है ना। पूरी दुनिया में जिस तरीके की आर्थिक उथल पुथल हो रही है और उसमें पूरी दुनिया में जिस तरीके की गोलबंदी हो रही है, मुझे लगता है कि केवल भारत उससे अछूता बचा हुआ है। क्योंकि हमारे मोदी जी ये बता रहे हैं कि आप जब राम मंदिर का जब आपने उद्घाटन किया था तो आपने 1000 साल का जो आपका पूरा जो रोड मैप था वो आपने पेश किया। तो इनका रोड मैप जो है वो कुंभ है, उनका रोड मैप जो है वो
राम मंदिर है, इनका जो रोड मैप है वो संबल है, तो इनका रोड जी। मैप जो है वो केवल डिवीजन करने का है, डिवाइड करने का है। तो वो बात वो बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने संसद में अभी जो पूरा जो भाषण दिया, ये जो अपने जो बजट विधेयक के समय को लेकर जो उन्होंने महिमा मंडन किया, जी। उसमें बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। और ये जो सारे जो आपको जो चरण दिखाई दे रहे हैं, ये समाजहीन राजा के कुछ तमाशे हैं, जिससे समाज के अंदर विभाजन बढ़े और लोग मूल मुद्दों की तरफ जाने से बचे। और जी। इससे अल्टीमेटली देखेंगे कि जो नुकसान है वो हमारे देश का होने वाला है। कुल मिला के बात यह है कि इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हो सकता है कि कश्मीर में भी जो हिस्से हैं, चाहे हम लद्दाख की बात करें या कश्मीर की बात करें, वो भी आपको वहां पर भी हिंदी के खिलाफ एक पेनिट्रेशन दिखाई दे। तो धीरे धीरे जिसको आप राष्ट्रीय भाषा बनाने वाले थे, उसको आप रीजनल भाषा बना दोगे हिंदी को। तो बाकी सारी जगह फिर उनका अपना आग्रह होगा अपनी भाषा के साथ, और जो पॉलिटिक्स है या अपनी जो लीडरशिप है उसके साथ, तो वो आपके लीडर को नहीं करेंगे। अगर आप ये चाहें कि बीजेपी के साथ, और ये आगे जो चंद्रबाबू नायडू के लिए भी आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि अगर भाषाई आंदोलन के साथ अगर जगनमोहन रेड्डी अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर चंद्रबाबू नायडू के लिए भी परेशानी का खड़ा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ आपकी थोड़ी क्लियर नहीं है, इसलिए हमारे बहुत सारे साथियों को तकलीफ हो रही है, आपकी बातें ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से उसको दुरुस्त करेंगे। जरा प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का एक आग्रह, अब ये दुराग्रह है देखिए, और स्थिति कैसी हो गई है यहाँ थोपने वाली बात उस जमाने से जब भारत आज़ाद हुआ, राजभाषा की बात आई, अभी चर्चा जिक्र हुआ भी, गर साहब भी बता रहे थे, फिर बाद में राकेश पाठक जी बताए, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर दक्षिण और उत्तर, और उसमें भी जो सियासत है, और उसमें नरेंद्र मोदी क्या 4 राज्यों तक सीमित रखना चाहते हैं, और उनको लगता है कि हमको यहीं से पूरा का पूरा हम जो शासन करना चाहते हैं, 4 राज्य का नाम भी बता दे रहा हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। इन चारों राज्यों में डिलिमिटेशन के कारण सीटें बढ़ रही हैं, यहाँ सीटें बढ़ रही हैं किसी भी हाल में, चाहे 543 रखें तब, चाहे 850 के लगभग हो जाए, 848 हो जाए तब सीटें बढ़ेंगी यहाँ पे। तो इसलिए क्या ये पूरा का पूरा खेल यही है या कुछ और है? नहीं, मोदी जी का खेल तो हमेशा सत्ता के लिए होता है, आप दूसरा कभी सोच ही नहीं सकते। चाहे उनकी विदेश यात्राएं हो या विदेशों में मिलने वाले अवार्ड हो, और वहां से लेकर के देश के भीतर जो भी चल रहा हो, ताली और थाली भी इसी के लिए बजवाई गई थी। आज शायद उसकी 5वीं वर्षगांठ है, तो आज लोग ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या देश की दशा की है मोदी जी ने, लेकिन सत्ता उनकी बरकरार है, वो सारा खेल उसी के लिए हो रहा है। चाहे आप संविधान को उलट दें या कानून को ताक पर रख दें, लोगों को जैसे उन्होंने अपने प्रभाव में लिया है वो सब जानते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर दक्षिण में अनरेस्ट पैदा होता है, नेहरू जी और उनकी कैबिनेट और पूरे संविधान सभा में ये सारी बहस हो चुकी, और तमिलनाडु में तो 30 के दशक में ही जब कांग्रेस की पहली बार सरकार बनी वहां, तब मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होते थे, बड़े आजादी भी नहीं मिली थी उसके पहले, उसी समय आंदोलन हुए थे हिंदी के खिलाफ, और पेरियार का पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ। साल भर के भीतर वापस लेना पड़ा था, हिंदी को अनिवार्य केवल कर दिया था हाई स्कूल तक के लिए। तब से लेकर के और संविधान सभा में भी जो राष्ट्रभाषा वाला मामला है राजीव जी, ये खास करके उत्तर भारतीयों को समझना चाहिए। राष्ट्रभाषा का कहीं कोई जिक्र संविधान में नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में कई ऐसी भाषाएं हैं जो बेहद समृद्ध हैं, जिनका अपना एक इतिहास है, और यही वजह है कि राष्ट्रभाषा के सवाल पर चुप्पी है, और एक नई 8वीं अनुसूची बनाई गई जिसमें अब संभवतः 22 भाषाएं हैं, और उस 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दर्ज की गई उनको ये कहा गया ये सभी राष्ट्रभाषाएं हैं। तो कोई एक राष्ट्रभाषा, और ये राष्ट्रभाषा आया कहां था, उसी यूरोप से, जहां
राष्ट्रवाद चल रहा था जिसने दो विश्व युद्ध पैदा किए। तो असल में जो राष्ट्रभाषा वाला मसला है वो भी एक पूंजीवादी और साम्राज्यवादी धारणा है, इसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन खैर, एक भारत का राष्ट्रवाद अलग है, बहुत अलग, यूरोप के राष्ट्रवाद से अलग है, और उसमें यह है कि हमें सबका सम्मान करना है, सबको सहभागिता देनी है। तो चाहे दक्षिण की तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो या बांग्ला हो, उड़िया हो, ये सारी भाषाएं उतनी ही सम्मानित हैं और उतनी ही समृद्ध हैं जितनी हिंदी है। ये हमेशा से रहा है, एक समावेशी राष्ट्रवाद भारत का रहा। लेकिन ये जो सत्ता है जिसके पुरखों का नारा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो इनको तो इस पर जाना ही था, और चाहे वो आग लगे कुछ भी हो, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अंततः देश का नुकसान होगा। और चर्चिल फिर जो कह रहा था उस समय कि ये राष्ट्र हो कैसे सकता है जिसमें इतना अंतर है। दक्षिण में कल्चरल आप देख लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां का क्या है, उत्तर भारत का क्या है। फिर भी हमने साबित किया, हमारे देश ने साबित किया, और इसको लेकर के हम गर्व कर सकते हैं कि हमने ये साबित किया कि हम इतने विविधतापूर्ण भी होते हुए एक राष्ट्र के रूप में बेहद सफल साबित हुए। लेकिन ये आए हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वही राष्ट्र के भीतर आग लगाने में लगे हुए। ये क्या बात लोगों को नहीं समझ में आ रही। तो दक्षिण भारत की अपनी जो एस्पिरेशन है, जो उनकी चिंताएं हैं, उनको बिना एड्रेस किए हुए आप भारतीय राष्ट्र पर बात नहीं कर सकते, भारतीय राष्ट्र को आप मजबूत नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो कमजोरी आप एक तरह से आप पैदा कर रहे हैं उसमें कि नहीं साहब हम तो नहीं मानेंगे। वो संस्कृत को लेकर के आ गए, कहां तक जाएंगे आप। तो खैर, इससे बीजेपी की जो सत्ता संरचना है उसमें जरूर सेंधमारी होने जा रही है, लेकिन कुछ समय के लिए लोगों को भटकाया जाए। और यहां पे क्या है ना कि यहां पे जिसको कहते हैं ना कि गेंद पाले में फेंकी जाती है, हो सकता है कि कुछ इससे फायदा हो, तब तक उत्तर भारतीयों के दिमाग में दक्षिण भारत के प्रति थोड़ी नफरत पैदा की जाए, क्योंकि इनका डीएनए केवल नफरत है। इन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं है कि जोड़ना हो, डेवलपमेंट करना हो, देश बेहतर हो, शांति और सौहार्द से लोग रहें, नहीं, इनकी सत्ता का डीएनए ही नफरत है। अब यहां अगर स्पेस दिखता है, मैंने एक दो लोगों को देखा है लिखते हुए कि दक्षिण भारत क्यों ऐसा कह रहा है, या हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं मानेगा। अरे साहब, हिंदी को किसने कहा, किसी ने अपमानित तो नहीं किया। हिंदी वहां लोग स्वीकार करते हैं, बोलते हैं। अंग्रेजी उनके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, करियर की भाषा है। उत्तर भारतीयों में भी अभी मिडिल क्लास में चले जाइए, सबसे ज्यादा अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं लोग। तो भाषा के विवाद को इतना राजनीतिक विवाद बनाना जिससे देश का नुकसान होता हो, वो ठीक नहीं है। सत्ता तो आती जाती है, सत्ता का क्या है, और ना ही मोदी जी हमेशा बने रहेंगे। लेकिन देश में अगर कोई अनरेस्ट पैदा होती है तो फिर उसकी आग कब तक बुझेगी। मणिपुर अभी आप शांत नहीं कर पाए जी, जो बहुत छोटा राज्य है, जहां पे बहुत आसानी से प्रधानमंत्री जाकर बातचीत करके चीजों को सुलझा सकते थे। लेकिन साहब नहीं जाना है, ऐसे देश नहीं चलता है, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। लेकिन अब मोदी जी हैं, मोदी जी के लिए ये सारे क्लॉज काम नहीं आते। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल आना चाहता हूं। गर्ग साहब, हम तमाम लोगों की बातें आप सुन रहे थे, दक्षिण उत्तर और उसमें भी भाषा और उसके साथ साथ सियासत। आपका क्लोजिंग कमेंट, और भी कुछ जोड़ना चाहें तो जरूर जोड़िए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है और महत्वपूर्ण चुनाव है, और अमित शाह जी ने ये कहा है कि उनकी सरकार बन रही है वहाँ तमिलनाडु में अब जो चुनाव होंगे। ये उन्होंने अभी कहा है, राज्यसभा में कहा है कल जी।
और उन्होंने ये कहा है कि जब वो सरकार बन जाएगी तब वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को तमिल में करवाएंगे वहाँ तमिलनाडु में। तो इसलिए एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उन्होंने ये कहा अमित शाह जी ने कि कुछ जो दल हैं, विपक्षी दल जो हैं, वो भाषा विवाद जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इसमें इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं भाषा में। वो ये कह रहे हैं कि भाषा का विवाद जो है उसी को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। और अमित शाह ये नहीं कह रहे हैं कि वो भाषा के विवाद को इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि अगले साल वहाँ चुनाव हैं और चुनाव के बाद वो इसको बीजेपी इसको पूरी तरह से क्लोज कर देगी, पूरे के पूरे चैप्टर को क्लोज कर देगी जी। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म के जरिए पोलराइजेशन करती है। मतलब धर्म में कई चीजें शामिल हो जाती हैं, गाय भी शामिल हो जाती है, मंदिर भी हो जाता है, राम जन्मभूमि भी हो जाती है उत्तर भारत में। पर दक्षिण भारत में पोलराइजेशन अगर करना हो तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो भाषा को मुद्दा बनाना चाहती है। पर आप पाएंगे कि बरसों से ये जो दक्षिणपंथी दल हैं या जो हिंदी भाषी जो दल हैं, वो भाषा को मुद्दा बना रहे हैं, हिंदी को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा एक सवाल ये उठता है राजीव जी कि अमित शाह क्या देश के प्रधानमंत्री हैं, कि डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर वो हैं, या उनको नरेंद्र मोदी जी ने अधिकृत कर दिया है कि सारे मुद्दों पर केवल अमित शाह बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री की देश को क्या जरूरत है। आप देख रहे हैं कि सारे जितने मुद्दे हैं, चाहे जितने संवेदनशील मुद्दे हों, चाहे उत्तर का मुद्दा हो, बंगाल का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, कहीं का मुद्दा हो, बोलने वाला केवल एक आदमी है सरकार में, जो कि गृह मंत्री है। तो क्या देश की जनता ये पूछेगी नहीं कि भाई आपका मनमोहन सिंह जी की सरकार में तो ऐसा नहीं होता था, या इंदिरा गांधी की सरकार में नहीं होता था, या अटल जी की सरकार में नहीं होता था कि गृह मंत्री जो हैं वो सारे के सारे मसलों पर वो जवाब देते हों, या ऐसा आभास मिलता हो कि देश को गृह मंत्री चला रहा हो। एक नए किस्म का सिस्टम आप देख रहे हैं, किसी बड़ी डिजाइन के चलते बन रहा है, जिसमें अमित शाह को देश के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आप इसमें ये भी पढ़ सकते हैं कि क्या देश का भावी नेता बीजेपी या मोदी जी अमित शाह को बनाना चाहते हैं। आप जो इतनी हम लोग बहस करते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किसके नाम हैं, योगी जी हैं कि भोगी जी हैं कि फडणवीस है, हम जो देख रहे हैं वो तो एक अलग चीज देख रहे हैं जी। जो इबारत जो देख रहे हैं हम, वो तो ये देख रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री चुप है और हमारा गृह मंत्री देश के सेंसिटिव मुद्दों पर और उन मुद्दों पर कि देश के विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे कि गृह मंत्री के अंतर्गत काम कर रहे हों। प्रधानमंत्री की सत्ता नहीं है, गृह मंत्री की सत्ता है। तो एक बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये साउथ वर्सेस नॉर्थ की नहीं है। ये जिसको स्टालिन बहुत बारीकी से डील कर रहे हैं, वो ये बना रहे हैं कि एनडीए वर्सेस नॉन एनडीए पार्टीज एंड गवर्नमेंट्स।
अगर ये साउथ की होती तो भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह आरोप लगा देते कि ये देश को तोड़ रहे हैं। आप अगर देख रहे हैं इसमें उपस्थिति और एंडोर्समेंट, उपस्थिति में भगवंत मान भी है और एंडोर्समेंट में आप देख रहे हैं कि अखिलेश ने भी एंडोर्स किया या ममता बनर्जी ने भी एंडोर्स किया या और तमाम लोगों ने, झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने भी एंडोर्स किया, सहमति दी। ये पूरा का पूरा मामला जो उल्टा पड़ रहा है वो ये था कि पहले बीजेपी को ये लगा था कि ये साउथ वर्सेस नॉर्थ का डिवाइड के आधार पर इनको बदनाम किया जा सकता है। जो आप देख रहे हैं वहां चेन्नई में वो नॉर्थ साउथ नहीं है, वो आप देख रहे हैं कि एनडीए वर्सेस नॉन एनडीए है या गैर एनडीए के जो जितने दल हैं। इसका मतलब ये है कि एनडीए में प्रमुख दलों में केवल 3 हैं, बीजेपी है, जेडीयू है और चंद्रा बाबू है। प्रमुख दल कह रहा हूं मैं, वैसे तो हो सकता है 37 दल हों और इंडिया ब्लॉक में हो सकता है 28 ही हों, पर प्रमुख दल में ये 3 हैं। अब आप पाएंगे कि बिहार के चुनाव होते ही जेडीयू खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और एनडीए के बाकी जो दल हैं उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बचेंगे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू पर, जैसा मैंने पहले कहा, कोई भरोसा नहीं कर सकते आप। अंत में एनडीए के नाम पर सिर्फ बीजेपी बचने वाली है। तो इसलिए ये जो लड़ाई है बहुत गंभीर किस्म की लड़ाई है और इस चीज में जो आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि संघ को 2024 के नतीजों के बाद समझ में आ गया है कि अगर पावर सेंटर एक ही रहा पूरे के पूरे प्रक्रिया में और वो मोदी जी के हाथ में रहा तो न सिर्फ बीजेपी खत्म हो जाएगी, संघ भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरी की पूरी जो कवायद है वो संघ की कवायद ये है कि अब पावर सेंटर को वो मोदी जी के हाथ से छीनना चाहते हैं। अभी जो अध्यक्ष हैं वो, जिनके बारे में आरोप है कि वो जैसा वो कहते हैं मोदी जी वैसा करते हैं। जैसे मोदी जी ने उनको कहा कि तुम आरएसएस के खिलाफ बयान दे दो, तो 5वें चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले लोकसभा के उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से जो कह दिया, आप सोचिए कि आज तक उसको रिपेयर नहीं कर पाए। उसके पीछे केवल एक ही मुगालता था कि हमको 400 सीटें मिल रही है और 400 सीटें मिल जाएगी तो हमको न संघ की परवाह है न संविधान की परवाह है। सब उलट गया। तो इसलिए आप पा रहे हैं कि ये जो चुनाव जितवाने का काम है वो संघ करे और अध्यक्ष बनाने का काम है वो मोदी जी करे, ये खत्म होने वाला है। ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो अब जो 11 साल में 2014 के बाद पहली बार मोदी जी अगर संघ जा रहे हैं, नागपुर जाना पड़ रहा है, तो क्यों जाना पड़ रहा है? दिल्ली में अभी संघ के कार्यालय का उद्घाटन हुआ फरवरी में जी। 300 कमरे, लाखों वर्ग फीट, कितनी ऊंची इमारत। मोदी जी नहीं थे उसमें, अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, नड्डा जी थे दिल्ली में और भागवत थे। तो कोई बड़ी बात है कि जिसके कारण मोदी जी को जाना पड़ रहा है। और ये अगर बड़ा, मैं ऐसा मानता हूं कि 30 मार्च की तारीख जो है बहुत इम्पोर्टेंट है भारत की राजनीति के लिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन लोगों ने कहा है कि मार्च तक हम अध्यक्ष दे देंगे। आप अगर नहीं देंगे मार्च तक तो बहुत आपकी बदनामी होगी, आप ज़्यादा नहीं टाल पाएंगे। आप 2019 से टाल रहे हैं, 2019 से 20 आपने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नड्डा जी को रख लिया, 20 से 23 तक वो पूर्णकालिक रहे, 23 के बाद से आज तक
वो मंत्री भी बने हुए हैं और अध्यक्ष भी बने हुए हैं। तो ये जो चल रहा है, ये लोग उलझ गए हैं। और इसमें केवल देखने की बात ये है राजीव जी कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनता है। अगर कोई ऐसा आदमी बन गया जिसको मोदी जी ही चाहते हैं या अमित शाह चाहते हैं, तो फिर आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे डिस्कशन में भी बदल जाएंगी और हमारा पूरा का पूरा नैरेटिव भी चेंज हो जाएगा। बीजेपी के लोग, संघ के लोग, तमाम लोग, उन लोगों की नज़रें दो चीज़ों पर है। एक तो बेंगलुरु में संघ की जो प्रतिनिधि सभा की जो बैठक चल रही है उस पर है, जिसमें अरुण कुमार ब्रीफ कर रहे हैं जी, है ना। अरुण कुमार का जो ब्रीफिंग होता है, उन्होंने जो बताया है वो उसको डाउन प्ले कर रहे हैं। अब अरुण कुमार से पूछना चाहिए कि आपने अगर जो कह रहे हैं वही सही है तो हरियाणा का चुनाव आपने क्यों लड़वाया? हरियाणा के चुनाव की कमान आपके हाथ में क्यों थी? अगर आपका काम चुनाव लड़वाना नहीं है तो आप क्यों गए वहां? या दिल्ली में आपने क्यों चुनाव लड़वाया? या महाराष्ट्र में संघ ने क्यों चुनाव लड़वाया? तो आपकी रुचि चुनाव में क्यों है? अगर आपकी रुचि अगर बीजेपी के प्रेसिडेंट में नहीं है, फिर आपकी रुचि चुनाव में भी क्यों होना चाहिए? बिल्कुल। तो ये आपका पाखंड है जो आप बोल रहे हैं। तो इसलिए संघ और बीजेपी के बीच में जो लड़ाई चल रही है राजीव जी, वो काफी गंभीर किस्म की लड़ाई है जी, और उसके जो नतीजे होंगे वो काफी भारत की राजनीति के लिए दूरगामी होंगे। और दूसरा आखिरी पॉइंट, इसका जो नतीजा होगा वो उसका असर बिहार के चुनाव पर पड़ने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम या नतीजा बिहार की पूरी पॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है और हो सकता है कि बीजेपी के लिए वो काफी नुकसानदेह साबित हो। एक पॉइंट ये जी, अगर कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ये जो आखिरी सेंटेंस आपने बताया, मैं इसी सवाल पे आने वाला भी था कि इसका कितना असर बिहार के चुनाव पे पड़ेगा। और दूसरा जो अभी आखिरी सेंटेंस आपका था कि हो सकता है कि बीजेपी अगर नरेंद्र मोदी के हिसाब से प्रेसिडेंट नहीं बनता है तब क्या असर पड़ेगा, और अगर संघ के हिसाब से प्रेसिडेंट बनता है या नरेंद्र मोदी के हिसाब से बनता है तब क्या असर पड़ेगा बिहार के चुनाव पर? देखिए, संघ के हिसाब से तो नहीं बनेगा ये मान के चलिए, मोदी जी के हिसाब से तो नहीं बनेगा ये मान लीजिए। संघ के हिसाब से जो चल रहा है, जो सुनने में आता है वो ये आता है कि ऐसा व्यक्ति हो जो दोनों के बीच में ब्रिज का काम करे और अगर कोई चीज गलत हो रही हो तो उसको स्वीकार नहीं करे आंख मूंद कर। इसलिए हाथ से जो मुझे लगता है कि जो अध्यक्ष होगा वो संघ की पसंद का होगा, पर उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि पूरी की तरह से, मतलब इस तरह का नहीं हो जाए कि कोई सीताराम केसरी बन जाए जी। तो इसलिए मतलब संघ को भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है कि जो रिसोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है उसको सत्ता में बनाए रखना संघ के लिए भी जरूरी है। तो वो कोई ऐसे आदमी को नहीं दे सकता कि जो बीजेपी के लिए पूरी तरह से को नकारात्मक उसको झेलना पड़े, नकारा झेलना पड़े। तो इसलिए पर एक चीज जरूर है कि अगर बीजेपी में अध्यक्ष बदलता है तो वो बिहार की पूरी पॉलिटिक्स को प्रभावित अलग तरीके से करेगा कि उसको बिहार को एलाइंस में किस तरह से साथ लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए लेके, ये होगा। अभी जो स्थिति है उसमें तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन ये है कि आप पूरी तरह से वहाँ रीजनल जो पार्टीज हैं उनको डरा रहे हैं। एनडीए के कितने जो घटक हैं वो काफी डरे हुए हैं। तो बड़ा पॉलिसी चेंज हो सकता है अध्यक्ष के नए बनने से और उसके कारण
फिर बिहार का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी फर्क पड़ेगा। यानी बिहार में क्या पूरी की पूरी हायरार्की चेंज होती है इसके कारण, और वो इलेक्शन के दौरान होती है कि नहीं होती है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं राजीव जी। ये गर साहब, लेकिन इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था कि जब आज की तारीख में देखिए, जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष रहे और खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन चलती तो नरेंद्र मोदी की है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल को भी कोई ऐसा ही चेहरा हो और चले नरेंद्र मोदी की, तब तो जैसा अभी है संभव नहीं है। नहीं है संभव नहीं। मोदी जी का जो पावर था वो डिक्लाइन पर है। मैंने जैसे शुरू में कहा था आपको जी कि अमित शाह क्यों असर्ट कर रहे हैं हर चीज पर, मोदी जी विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप उनको देखें तो वो एक, जिसको कहते हैं टाइम पास करना, वो एक जैसे फिल्म में एक उनको लगता है ना कि बीजेपी को अभी भी लगता है कि हीरो तो यही हैं जो चुनाव जितवा सकते हैं। वो स्थिति है मोदी जी की कि मोदी जी को लगता है कि चुनाव तो मैं ही जितवा सकता हूँ। ये है पूरा का पूरा इशू। तो बीजेपी अब संघ इस चीज को ज्यादा समय बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पर्सनैलिटी कल्ट के आधार पर पूरा का पूरा पार्टी सरवाइव करे। वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना चाहता है, और आप पाएंगे कि कोई अध्यक्ष ऐसा बनेगा जो काफी चुनौतीपूर्ण होगा, और हो सकता है उस अध्यक्ष में आप पाएं कि 2029 का जो उम्मीदवार हो उसका चेहरा भी आपको नजर आए, पार्टी के उम्मीदवार का चेहरा भी नजर आए। तो ये मोदी जी अवॉइड क्यों कर रहे हैं पूरी की पूरी चीज? वो किसी और को चेहरा बनाना चाहते हैं 2029 का, और संघ किसी और को चेहरा बनाना चाहता है। तो ये बड़ा, हम लोग राजीव जी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये सब हम जो कह रहे हैं अनुमानों के आधार पर कह रहे हैं। बिल्कुल। मैं मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि मैं कोई दावे के साथ कह रहा हूँ, पर मेरा ऐसा अनुभव है, स्टडी है कि ये लड़ाई बहुत गंभीर किस्म की है, और ये संघ के इतिहास में, 100 साल के इतिहास में भी पहली बार है, और 1980 में बीजेपी के अस्तित्व में आने के बाद भी पहली बार है जी। इसलिए ये कांग्रेस जैसा मामला नहीं है, इतनी आसानी से अध्यक्ष चुन लिया गया वैसा मामला नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि 82 साल का एक आदमी और 54-55 साल का एक नौजवान, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आप देख रहे हैं कांग्रेस में। तो आप बीजेपी में कहाँ है वो अंडरस्टैंडिंग? बीजेपी में तो ये है कि जो हुक्म वाली हुकूमत है। जी जी। और इसमें एक और मज़ेदार तथ्य है कि अगर यही बिल्कुल उल्टा अगर कांग्रेस के साथ होता तो आज मीडिया का क्या रोल होता। रात दिन बिल्कुल लगे रहते कि अध्यक्ष कब चुना जा रहा है और अध्यक्ष कौन होगा, इसी पे डिबेट्स हो रहे होते। लेकिन चर्चा अभी आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होगी। 31 मार्च लास्ट डेट है, और कि बीजेपी ने जो कहा है कि हम अपना 31 मार्च के बाद यानी मार्च तक में हम चुन लेंगे अपना नया अध्यक्ष। देखते हैं नया अध्यक्ष कौन होता है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ गर साहब कह रहे थे, 2 इंपॉर्टेंट पहलू, उसके बाद इस चर्चा को खत्म करते हैं। पहली बात कि उत्तर और दक्षिण की लड़ाई या उत्तर दक्षिण के बीच कॉन्फ्लिक्ट करवाकर बीजेपी जो फायदा लेने की कोशिश कर रही थी, वहां पर वो मात खा गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे गर साहब। और यहां पर उत्तर और दक्षिण एक हो गया है, ये एक बैकफुट पर बीजेपी यहां चली गई। दूसरी चीज कि अब नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती उन्हीं की पार्टी का अध्यक्ष होने जा रहा है। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो अध्यक्ष कौन होगा, और पहली चुनौती विपक्षी दलों के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी की पार्टी का अध्यक्ष होगा। इंतजार कीजिए अध्यक्ष कौन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गर साहब आपका तमाम जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, भारत शर्मा जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं, बीजेपी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, ये देश नॉर्थ साउथ पंजाब